बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे इंतहाई अहम सवाल। मुख्तसर सवाल के तौर पर भी पूछा जाता है कि आयन और फ्री रेडिकल के अंदर क्या बुनियादी फ़र्क है। तो इसको समझने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आयन्स और फ्री रेडिकल के दरमियान फ़र्क, ये भी मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है और अहम भी है। तो ज़रा तफसीलन समझते हैं आयन और फ्री रेडिकल के अंदर क्या फ़र्क है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप लोगों ने किसी दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क करना है तो आपने हमेशा इसी तरह से एक टेबल की शक्ल में ये फ़र्क करना है। आप एक साइड पर एक चीज़ और दूसरी साइड पर दूसरी चीज़ को दरमियान में लाइन लगाकर वाज़े करेंगे उनके फ़र्क को, क्योंकि फ़र्क में आपने हमेशा वो चीज़ें बतानी होती हैं जो दो हिस्सों में एक दूसरे से मुख्तलिफ पाई जाती हैं। तो लिहाजा ऐसा कभी भी नहीं करना कि पहले आप आयन लिखें और पैराग्राफ की शक्ल में और उसके बाद नीचे फ्री रेडिकल लिखें, वो भी पैराग्राफ की शक्ल में। तो आपने इससे बेहतर है कि इस दरमियान में, पेपर के दरमियान में, सफ़े के दरमियान में आप एक लाइन लगाएं और एक साइड पर एक तरफ आयन और एक तरफ फ्री रेडिकल। तो शुरू करते हैं। आयंस ऐसे एटम्स हैं जिन पर चार्ज होता है। ये हम आयंस के टॉपिक के अंदर भी बड़ी तफसीलन बात समझ कर आए हैं। ऐसे एटम्स जिन पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा सोडियम आयन, आपने पढ़ा क्लोराइड आयन, आप पढ़ा मैग्नीशियम आयन, आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन आयन। मतलब कोई भी ऐसा एटम का मजमूआ जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद हो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। इसके बरक्स फ्री रेडिकल आप लोगों ने क्या पढ़ा है? फ्री रेडिकल ऐसे एटम या एटमों का मजमूआ है जिनके इलेक्ट्रॉन्स ताक तादाद में होते हैं। ताक एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम दो के ऊपर तकसीम नहीं कर सकते। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं तो वो सारे हिस्से, वो सारे अदद जिनको हम दो के ऊपर तकसीम नहीं कर सकते वो ताक अदाद कहलाते हैं। और ऐसे एटम्स या एटम्स का मजमूआ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक तादाद के अंदर होती है, हम उन एटम्स को या एटम के उस मजमूए को क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। और फ्री रेडिकल के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। मैं फ्री रेडिकल की एक दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूं। क्लोरीन रेडिकल एक फ्री रेडिकल की मिसाल है। आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन रेडिकल, आप लिख सकते हैं मिथाइल रेडिकल। अगर आप देखें क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो ये दोनों एक एक एटम के ऊपर मुश्तमिल है। जबकि अगर आप बात करें मिथाइल की तो इसमें दो तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। एक एटम कार्बन का जबकि 3 एटम हाइड्रोजन के हैं और इनके मिलने से ये एक एटम का ग्रुप बना हुआ है, एटम का एक मजमू है जिसके मुकम्मल इलेक्ट्रॉन्स ताक तादाद रखते हैं। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल कहते हैं। और इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा चार्ज किसी स्पीशी के ऊपर तभी आएगा जब उस स्पीशी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाएगा। अगर किसी स्पीशी में से ना ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है तो उस स्पीशी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल स्पीशी है। तो फ्री रेडिकल्स भी ये न्यूट्रल स्पीशीज हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक हिस्सों के अंदर पाई जाती है। मसलन अगर आप क्लोरीन की बात करें, मैं क्लोरीन का एटम आपके सामने बनाता हूँ उसकी साख्त की शक्ल में। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर ख़ास किस्म के रास्ते होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम उन रास्तों को एनर्जी लेवल या शेल्स का नाम देते हैं और ये शेल्स या एनर्जी लेवल ये इलेक्ट्रॉन्स का घर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं इन शेल्स के अंदर, इन एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो अगर आप क्लोरीन के एटम को देखें तो इसके न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। क्लोरीन के एटम में न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल होते हैं, 3 एनर्जी लेवल होते हैं। अगर आप
पहले एनर्जी लेवल की बात करें क्लोरीन के, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको मैंने ई नेगेटिव से यहाँ पे जाहिर किया है। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो ये है 17। क्लोरीन के अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। असल में एटॉमिक नंबर आप लोग पढ़ के आए हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 17 है। और हम ये भी जानते हैं कि एक न्यूट्रल स्पीशी में जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो अगर क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो न्यूक्लियस से बाहर जो एनर्जी लेवल या शेल्स बने हुए हैं या सर्कुलर रास्ते बने हुए हैं जिनको ऑर्बिट्स का नाम भी दिया गया है, इनके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो पहला शेल आपने पढ़ा कि ये के शेल है, दूसरा एल शेल है, तीसरा एम शेल है। हर शेल की इलेक्ट्रॉन रखने की इस्तेदाद वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उसके लिए एक ख़ास किस्म का फार्मूला होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं ये मालूम करने के लिए कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उस फार्मूले के तहत 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर कुल मिलाकर 17 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ज़रा इनकी हम तफसील देखते हैं कि कहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने कहा पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 की ही गुंजाइश है, जबकि दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। और क्लोरीन के हवाले से अगर बात करें तो दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के दूसरे शेल के अंदर, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 पहले शेल में, 8 दूसरे शेल के अंदर। अब बाकी कितने बचे हैं? 17 पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाए तीसरे शेल की तरफ। तीसरा शेल इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा की गुंजाइश रखता है लेकिन हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जिस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम रख रहे हैं मुख्तलिफ जगहात के ऊपर शेल्स के अंदर, उसमें है ही 17 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल में चूँकि 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन गुंजाइश सिर्फ हमारे पास यहाँ पर अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को तीसरे शेल के अंदर रख देते हैं। 4, 5, 6 और 7। अगर आप क्लोरीन का एटम देखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। और अगर हम इनको काउंट करें, इनको नंबरिंग करें, अगर हम इनकी गिनती करें तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और 17 एक ताक अदद है, मतलब ये 2 के ऊपर तकसीम नहीं हो सकता। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें चूंकि 17 इलेक्ट्रॉन है, ना ही इसने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है, ना ही किसी और से इलेक्ट्रॉन को लिया है, बल्कि ये क्लोरीन का अपना एटम है, उसके अपने एटम की साख्त है, ना इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को गिन रहे हैं तो वो भी तादाद के अंदर ताकत रखते हैं। तो ऐसी स्पीशी जो कि अभी हमारे पास सिंगल एक एटम की शक्ल में है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक है, हम इस स्पीशी को क्या नाम देंगे? इस स्पीशी को हम नाम देंगे, इस एटम को हम नाम देंगे किसका? फ्री रेडिकल का। ये तो अभी हमने एक मिसाल पढ़ी एक एटम के हवाले से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन जो तारीफ पढ़ी है फ्री रेडिकल की, उसमें हमने पढ़ा है कि एटम या एटमों का मजमुआ। अभी हमने एटम के लिहाज से उसकी मिसाल को वाज़ह किया है यहाँ पे। आगे चलते हैं, एटमों का मजमुआ। अगर मैं मिथाइल की बात करूँ तो ये एटमों का मजमुआ है, ये एक एटम नहीं है। मिथाइल के अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स हैं, मतलब कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी साख्त बनाऊँ मिथाइल की, तो ये एक कार्बन और ये उसके साथ मुंसलिक 3 हाइड्रोजन, इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन मौजूद है। मैं जानता हूं कार्बन एक नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल। तो जब भी 2 नॉन मेटल्स एक दूसरे के करीब आती हैं तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर हम कार्बन की कन्फिगरेशन देखें तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि टोटल इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। जबकि मैं सिर्फ आखिरी शेल की बात कर रहा हूं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उन 4 में से
अगर मैं उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जाहिर करूँ क्रॉस की मदद से, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। अब 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है और उस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं एक नुक्ते की मदद से, एक डाट की मदद से यहाँ पे जाहिर कर रहा हूँ। तो ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं सिर्फ आखिरी शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स को गिन लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है ताक है या जुफ्त है, इसी से हमें पता चल जाएगा। तो अगर आप इनको गिने तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन के, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए? 4 और 3 7, जो कि एक ताक अदद है। तो आपने देखा कि जैसे एक सिंगल एटम, एक अकेला एटम, तन्हा एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक हो सकती है, इसी तरह से एटम्स के मजमूए के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ताक हो सकती है। तो इस स्पीशी को मैं क्या नाम दूंगा? इस स्पीशी को मैं नाम दूंगा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? ताक तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये एक ऐसी स्पीशी है, दोनों ही, जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज भी मौजूद नहीं है। अब अगर हम बात करें कि ये बना कैसे, ये क्लोरीन का ये रेडिकल ये कैसे बना, या मिथाइल का ये रेडिकल ये कैसे बना, तो इसके बनने को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो हुआ कुछ इस तरह से कि ये एक क्लोरीन का एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये दूसरा क्लोरीन का एटम, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ यहाँ पे। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ये मैंने 2 क्लोरीन के एटम बना दिए। मैं ज़रा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भी जाहिर कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो पहले शेल के अंदर हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं दूसरे क्लोरीन एटम की तरफ। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों क्लोरीन एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब एक एक कमी को पूरा करने के लिए इनकी कोशिश होती है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लें। जब दोनों ही एटम क्लोरीन के हैं, दोनों नॉन मेटल हैं, जब नॉन मेटल एक दूसरे के करीब आएंगी, ना ये इलेक्ट्रॉन देगी क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती है, ना ये इलेक्ट्रॉन देगी, ये भी वही एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है। तो दोनों के दरमियान में एक बहस होगी और उस बहस का नतीजा ये निकलेगा कि दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा तो इस शेयरिंग के नतीजे में ये क्या बन जाएगा? दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का था, 7वें में से एक इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 7वें में से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन का था। इस शेयरिंग के नतीजे में ये बॉन्ड बन जाएगा। अब होगा क्या? अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है क्लोरीन का, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये बन चुका है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ये एक मुस्तहकम है, ये क़याम पज़ीर मॉलिक्यूल है। अब अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैं एक हाई एनर्जी वाली रेडिएशन गिराता हूँ, सूरज की रोशनी जैसे कि, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, अगर वो इसके ऊपर गिरती है, जिसको मैं H न्यू लिखता हूँ, जब हाई एनर्जी वाली रेडिएशन इस मॉलिक्यूल के ऊपर गिरेगी तो असल में ये क्या काम करेगी? ये 2 क्लोरीन के दरमियान में ये जो बना हुआ बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से मुराद ये है कि इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा था दूसरे के साथ, वो इसके पास वापस आ जाएगा, वो इस क्लोरीन के पास वापस आ जाएगा। इसी तरह से इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग कर रहा था वो इस क्लोरीन के पास वापस चला जाएगा।
तो इस तरह से ये जो तकसीम हुई है इस बॉन्ड के टूटने से, इस एनर्जी की वजह से, बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स की जो तकसीम हुई है वो मसावी तकसीम हुई है। मतलब बॉन्ड टूटा और बॉन्ड के टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक एटम की तरफ चला गया, दूसरा दूसरे एटम की तरफ चला गया। इसको कहते हैं होमोलाइसिस। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है? होमोलाइसिस। होमो मतलब एक जैसा, लाइसिस मतलब टूटना। तो एक जैसी तोड़ फोड़ हुई है इस बॉन्ड के अंदर, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ। अब जब ये क्लोरीन अलहदा हो गया, ये क्लोरीन अलहदा हो गया, चार्ज नहीं किसी पे आया, किसी ने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया या दूसरे को दिया नहीं है, बल्कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन ही वापस ले लिया है इस एनर्जी की वजह से। तो इस क्लोरीन की भी अब हालत कुछ ऐसे अकेले क्लोरीन जैसी हो चुकी है, दूसरे क्लोरीन की भी हालत इस अकेले क्लोरीन जैसी हो चुकी है। तो जब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा, इस टूटने की वजह से 2 क्लोरीन के क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो ये है रेडिकल का बनना कि कैसे बनते हैं। तो रेडिकल कैसे बना? जब हम उसको क्या देते हैं? एनर्जी। और जब एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले दोनों एटम्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। जब एटम्स अलहदा होंगे मसावी तकसीम की बिना पर, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वापस ताक अदद के अंदर रह जाएंगे और वो किस में तब्दील हो जाएगा? फ्री रेडिकल के अंदर। अब इस फ्री रेडिकल की कोशिश है कि ये खुद को वापस क़याम पजीर हालत में ला सके। तो लाने के लिए ये बड़ी तेज़ी के साथ क्या करेगा? रिएक्शन जाहिर करेगा। रिएक्टिविटी उतनी ही तेज़ी के साथ ये जाहिर करने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं। जो आयन है ये सोल्यूशन या क्रिस्टल लेटिस में रह सकते हैं। आयन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन की हालत में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टल लेटिस की हालत में भी पाए जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करता हूँ तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्यूबिक शक्ल का होता है। ये क्यूबिक शक्ल है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की। अगर आप इस क्यूब के कोने देखें तो 8 कोने बनते हैं इस क्यूब के। मैं वो कोने जाहिर कर देता हूँ, कौन कौन से 8 कोने बनते हैं इस क्यूब के। पहले नंबर पर ये कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। एक क्यूबिक शक्ल के 8 कोने होते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि ये सहतरफी क्रिस्टल लेटिस की शक्ल में पाया जाता है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके क्रिस्टल के अंदर जिस क्रिस्टल की शक्ल क्यूबिक है, क्यूबिक शक्ल रखता है ये। और क्यूबिक शक्ल ऐसी शक्ल है जिसके कितने कोने होते हैं? 8 कोने। और जिसके कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, 6 जानिबें होती हैं, एक क्यूबिक शक्ल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं, अगर आप उस कमरे के इर्द गिर्द देखें तो 4 दीवारें, एक छत, एक फर्श, तो ये 6 साइड्स बन गई। बिल्कुल इसी तरह से क्यूबिक शक्ल में भी इसी तरह की 6 जानिबें पाई जाती हैं, 8 कोने पाए जाते हैं। तो हर कोने के ऊपर क्लोराइड आयन मौजूद होता है। अब कितने क्लोराइड होते हैं इस बहस के अंदर नहीं हम जा रहे, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि जो आयन होते हैं ये क्रिस्टल लेटिस की हालत में रह सकते हैं, सॉल्यूशन की हालत में भी रह सकते हैं, क्रिस्टल लेटिस की हालत में भी रह सकते हैं। तो ये मैं क्रिस्टल लेटिस बना के थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो 8 कोने और साइड्स, जो कोने होते हैं वहाँ पे क्लोराइड पाए जाते हैं, जबकि जो साइड्स होती हैं उन साइड्स के अंदर, जैसे ये ऊपर वाली, मतलब आप इसको इस तरह से फर्ज कर लें कि आपके घर की जो छत है बिल्कुल दरमियान में पंखा लगा हुआ है, जहाँ पे पंखा लगा हुआ है ना, वो फर्ज कर लें वो एक साइड है, वहाँ पे सोडियम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सोडियम का एटम। इसी तरह से जो चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों के बिल्कुल दरमियान के अंदर एक एक सोडियम मौजूद है। चारों दीवारों के दरमियान में एक एक सोडियम मौजूद है। और इसी तरह से आपका जो फर्श है कमरे का, उसके भी बिल्कुल दरमियान में एक सोडियम मौजूद है। तो ये इस तरह से 6 साइड्स जिनके ऊपर ये सोडियम मौजूद होंगे और साथ ही साथ 8 कोने जहाँ पे सोडियम पाया जाएगा। और आपके कमरे का बिल्कुल दरमियान, आप इसको इस तरह से फर्ज कर सकते हैं कि जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये एक कमरा है और इस कमरे का ये इस जगह के ऊपर ये जो हवा है यहाँ पे, ये बिल्कुल दरमियान बनता है इस कमरे का।
तो एक एटम सोडियम का यहाँ भी मौजूद होता है, बिल्कुल दरमियान के अंदर, पूरे कमरे के बिल्कुल दरमियान, किसी दीवार के साथ नहीं, छत या फर्श के साथ नहीं, बिल्कुल हवा दरमियान के अंदर, वहाँ पे भी एक सोडियम का एटम पाया जाता है। तो ये एक क्रिस्टल जिसकी एक ख़ास किस्म की शक्ल है, और इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड कैसे कैसे मुनज़्ज़म है अपनी अपनी मखसूस जगह के ऊपर और ख़ास फासलों के साथ मौजूद है। तो क्रिस्टल लेटिस की शक्ल में आयन रह सकते हैं, जैसे आपने देखा सोडियम और क्लोराइड आयन कैसे एक क्रिस्टल बना रहे हैं। ये सोल्यूशन की हालत में भी पाए जाते हैं। आप पढ़ते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो मेटल के रॉड होते हैं, उन दो मेटल के रॉड को हम एक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं, दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को नेगेटिव के साथ। जिसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। जिसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। और यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो किसका सॉल्यूशन भरते हैं? इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ से हम क्या देते हैं? करंट देते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट दी है, आप फर्ज कर लें कि वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? सोडियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट था। जैसे करंट गुजारेंगे, उस करंट के गुजरने की वजह से सोडियम क्लोराइड अपने अपने आयंस के अंदर तब्दील हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे। तो हमने ये कहा कि ये चूँकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होंगे और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, तो आयंस सॉल्यूशन की हालत में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टल लेटिस की हालत में भी पाए जाते हैं। जबकि अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल जो है वो सॉल्यूशन में भी पाए जाते हैं और हवा के अंदर भी होते हैं। मतलब ये जो क्लोरीन के रेडिकल हैं ये हवा के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर सूरज की रोशनी आकर गिरी है, यूवी आकर गिरी है, HNU आकर गिरा है, तो उसके गिरने से क्या हुआ? क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट गया और टूट कर उसने क्लोरीन रेडिकल बना दिया। वो क्लोरीन रेडिकल कहाँ है? वो हमारी फिजा के अंदर ही मौजूद है। तो ये सोल्यूशन की हालत में भी होते हैं और हवा में भी रह सकते हैं। और आयन की हमने बात की कि ये सोल्यूशन की हालत में भी होते हैं और क्रिस्टल लेटिस के अंदर भी पाए जाते हैं। रोशनी की मौजूदगी आयन के बनने पर कोई असर नहीं रखती। आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये एक अमल करवाया है, एक प्रोसेस करवाया है। आप इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को चाहे अंधेरे में रख दें, चाहे आप रोशनी में रख दें, कम रोशनी में, ज़्यादा रोशनी में, यहाँ पर जो भी कीमियाई तामल वकूफ़ ज़ीरो है इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनमानी होगी। जैसे रिएक्शन हो रहा है बिल्कुल वैसे ही होता रहेगा अपनी मुनासिब मिकदार के साथ। मतलब आपने रोशनी डाली है, रोशनी नहीं डाली, आयन ने बनना ही बनना है जब उसमें से करंट गुजरेगा इलेक्ट्रोलाइट में से। तो इसका मतलब कि आयन जो होते हैं इन पर रोशनी किसी तरह से कोई भी असर नहीं करती। जबकि जब हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल रोशनी की मौजूदगी में भी बन सकते हैं। मतलब जैसे आपने देखा कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, अगर क्लोरीन के मॉलिक्यूल से मैंने क्लोरीन का रेडिकल बनाना था तो रेडिकल बनाने के लिए मैंने इसको क्या मुहैया किया है? मैंने इसको एनर्जी दी है। एनर्जी किसकी शक्ल में? लाइट, रोशनी की शक्ल में इसको एनर्जी दी है। इसने उस एनर्जी को जज़ब किया, जज़ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल किस में तब्दील हो गया? रेडिकल के अंदर तब्दील हो गया। भाई इसी तरह से एक और मिसाल आप समझ लें कि मिथाइल कैसे बना। मिथाइल के बनने के अमल को भी इसी तरह से समझा जा सकता है। आपके पास ये था कार्बन, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मौजूद थे और ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा था और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या था? मीथेन। अगर आप इस मीथेन की साख्त को और इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस की मदद से जाहिर कर दिया। जबकि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक छोटे डॉट की मदद से जाहिर कर दिया, डॉट की मदद से। अब ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर रोशनी डालता हूँ, रोशनी से मुराद है HNU, अगर मैंने इसके ऊपर रोशनी डाली है तो रोशनी की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या करेगी? यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगी।
जब तोड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, मतलब मसावी तकसीम होगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। तीनों हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर रख रहे हैं, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर रखते हैं, जबकि जो जहां से तकसीम हुई है बॉन्ड की, वहां से कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अब वैसे ही पड़ा रहेगा, ये किसी दूसरे के साथ अब पेयर नहीं बना रहा, शेयरिंग नहीं कर रहा। तो मैं इसको लिख लूंगा कि CH3 और कार्बन तीनों हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का पेयर रखता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास वैसे ही उसका मौजूद है, अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद चूंकि ताक हो चुकी है तो ये क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल। इसी तरह से हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लिया, रेडिकल में तब्दील हो गया, फ्री रेडिकल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी है, रोशनी की। इसका मतलब कि जो रोशनी की मौजूदगी है ये असर अंदाज करती है फ्री रेडिकल के बनने के ऊपर। तो रोशनी की मौजूदगी में ये बन सकते हैं फ्री रेडिकल, जबकि आयन रोशनी की मौजूदगी में नहीं बन सकता। अजीज़ तलबा तालबात, तो आज के लेक्चर में आपने बड़ी तफसील के साथ आयन और फ्री रेडिकल के अंदर फ़र्क को समझा और मैंने काफ़ी तफसीलन इसकी मिसालों के साथ इन दोनों में फ़र्क को वाज़ह करने की कोशिश भी की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।